कल की जो MCQ है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये MCQ है आप लोगों का कि एक सेहतमंद फीमेल ने बेटी को जन्म दिया है, 10 दिन के बाद वो मिडवाइफ या डॉक्टर के पास आती है और फिक्रमंद होती है क्योंकि अभी तक उसको वजाना से ब्लीडिंग भूरे कलर की ब्लीडिंग भी हो रही है। उसके साथ हर 6 घंटे में वो अपना सैनिटरी पैड चेंज कर रही है, जिसकी वजह से वो वरीड है कि कहे क्या मसला है कि अभी तक उसको इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो इसका क्या रीज़न होता है वो उनसे जानना चाहती है। तो उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं हमें। ये बताया है कि ये खून बहना गैर मामूली है और बच्चेदानी की फटने की अलामत हो सकती है। नहीं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं। कोई बच्चेदानी फटने के क्यों फटेगी बच्चेदानी? अगर बच्चेदानी फटती तो इमीडिएटली ब्लीडिंग होती ना, वो जब बेबी लेबर के दौरान। बाद में तो उसका ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम उससे कहें कि बच्चेदानी फट जाएगी, तो ये गलत है। और दूसरी बात ये है कि हंगामी सूरत हाल है जिसको फौरी देखभाल की ज़रूरत है। ठीक है, देखभाल की ज़रूरत तो कह सकते हैं, मगर ये नहीं कह सकते कि ये इतनी इमरजेंसी है। ये कोई इमरजेंसी नहीं है कि हम उसको कहें। एक और है कि डिलीवरी की तीसरा जो ऑप्शन उन्होंने दिया है, ये डिलीवरी के बाद उसकी जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। कह सकते हैं किसी हद तक इसको कि ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल डेफिनेटली कम होती है जिसकी वजह से लेबर होता है। लेबर के बाद फिर जो है ना बेबी डिलीवर होता है, मगर उसकी वजह से ये नहीं कि ब्लीडिंग। अब ये कि एक और ऑप्शन इन्होंने दिया है, ये आम खून का बहाव जिसे डिलीवरी के बाद होता है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है ना सही है कि डिलीवरी के बाद जो है ना वो खून जाता है। अब बहुत सारी औरतों को जो है जैसे 70 के 80% औरतों को तकरीबन 3 दिन बहुत ज़्यादा खून होता है, उसके बाद थोड़ा बहुत कम हो जाता है। मगर स्टिल कुछ फीमेल हैं जिसको 10 से 14 दिन तक भी ये ब्लीडिंग चलती रहती है, वो थोड़ी हैवी होती है। उसका यही है कि कुछ भी तक प्रोजेस्टेरॉन कम हो रहा है, बेबी फीड कर रहा है, कुछ और चीज़ें हो रही हैं, वो जो अंदर शेडिंग हो रही है वो कंटिन्यू रहती है। मगर उसमें अगर स्मेल हो जाए या कोई और इशू जाए तो फिर हम उसको सेकेंडरी PPH की तरफ देख सकते हैं। मगर इसमें जो ऑप्शन आपका दिया है वो ये है कि आम खून का बहाव है जो डिलीवरी के बाद यूजुअली चलता है, तो इसमें इतना वरीड होने की बात नहीं है। उसमें जो टुकड़े वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं। तो वही है कि पेशेंट टू पेशेंट वेरिएबल है, किसी को 3 दिन में साफ़ हो जाता है, किसी को 10 से 14 दिन में भी साफ़ हो सकता है। एक और जो है ना वो क्वेश्चन है तो पीस का, मगर ठीक है कर लेते हैं। वो कौन सा अमल नवज़ादा बच्चे में सर्टिफिकेट मरकज़ी किरदार अदा करता है जिसकी वजाहत ये कर रहे हैं। अब ये इनको थोड़ा सा MCQ शायद बनाना नहीं आया, जिसे कंफ्यूज करने की बात। एक बच्चे होते हैं ना जो प्रीटर्म होते हैं, एक सर्फेक्टेंट होता है। सर्फेक्टेंट क्या होता है? एक ऐसे समझ लें कि मादा होता है जो बच्चे के लंग्स को या उसको सांस लेने में हेल्प करता है जब उसकी डिलीवरी हो जाती है। अब प्रीटर्म डिलीवरीज में या जो बच्चे अपने वक्त से पहले पैदा होते हैं उसमें क्या होता है कि वो सर्फेक्टेंट सही तरह से बना नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस या बाहर की दुनिया में आके सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो ये पूछना चाह रहा है कि इस सर्फेक्टेंट का क्या काम है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है। अब उसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ये कि एक हम आम सांस लेने के लिए पैटर्न के बरकरार रखने में मदद करता है। हाँ, कह सकते हैं बिल्कुल, ये ऐसा बरकरार रखने में भी मदद कर सकता है, उसको अच्छी तरह से जो है। और दूसरा है कि ऊपरी लेयर की जो है बेस उसको तगी में मदद कर रहा है। नहीं, ये ऊपरी लेयर को नहीं करता, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। सांस की नाली से बलगम निकाल कर नहीं, ये भी नहीं कर सकते। अब सांस लेने के आगाज़ के बाद जो है ना ये ऑप्शन देखिए, पहले वाला भी मिलता जुलता ऑप्शन है जिसको हमने मगर करेक्ट नहीं किया। सांस लेने के आगाज़ के बाद जब सांस लेता है बच्चा, उसको फेफड़ों को फैलने में मदद करता है। जब बच्चा सांस लेता है, सांस लेने के बाद वो बाहर की दुनिया में आता है, तो वो माँ पहले तो माँ से सांस ले रहा था ना, अब उसको खुद एफर्ट्स करनी पड़ रही है, तो वो उस एफर्ट्स के लिए सर्फेक्टेंट जो है ना वो उसको हेल्पफुल होता है। ठीक है। और दूसरा है कि जॉन्डिस, यूजुअली आप लोगों के पास में क्लिनिक में पेशेंट्स आते होते कि बच्चे को यरकान हो गया। नॉर्मल वाला यरकान तो सही होता है जो फर्स्ट वीक के बाद होता है, फर्स्ट वीक की तरफ होता है जब बच्चे मास डिलीवर हो जाते हैं, तो मगर इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसको हम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। और ये इनके उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। यरकान के शिकार बच्चे को फ्लोरेसेंट फोटोथेरापी, ये एक नाम है ट्रीटमेंट का, फ्लोरेसेंट फोटोथेरापी से इलाज किया जाता है
उसकी देखभाल, अब जब वो इलाज किया जाता है तो उसके पेरेंट्स या किसी और को उनके बच्चे के पास जाने की इजाज़त नहीं होती। इसको एक नर्सरी में रखा जाता है जहाँ पे मिडवाइफ या नर्स जो है ना उसकी केयर करती है। अब वो ये पूछना चाह रहा है कि उस नर्स को उस बच्चे को कैसे ख्याल रखना है। मेन मकसद इस क्वेश्चन का यही है। अब उसमें ना कुछ ऑप्शंस दिए हैं। कह रहा है कि बच्चे को सिर्फ कमीज़ और डायपर पहनाने चाहिए। नहीं, डायपर तो पहनाएगी मगर कमीज़ नहीं पहनाते। उस बच्चे को हम जो बिल्कुल ऐसे समय नेक्ड रखते हैं ताकि पूरी तरह से उसको फोटोथेरेपी के बेनिफिट्स हो सकें। दूसरा है कि बच्चे को कंबल में लपेट के रखें। नहीं, बच्चे को क्यों कंबल में लपेट के रखें, हम तो उसको फोटोथेरेपी दे रहे हैं ताकि उसे कंबल में लपेट रखेंगे तो वो तो नहीं होगा, वो हम हाइपोथर्मिया में करते हैं। किसी बच्चे को अगर हाइपोथर्मिया हो जाता है तो फिर हम कंबल में लपेट देते हैं। तीसरा है कि बच्चे हर घंटे 10 मिनट के लिए लाइट्स ऑन करनी है। लाइट्स तो ऑन होती है, हाँ ये कह सकते हैं हर घंटे के बाद 10 मिनट के लिए लाइट्स ऑफ कर देनी है, क्योंकि 10 मिनट के लिए बेबी के बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। तो ये भी गलत हुआ। अब चौथा ऑप्शन है बच्चे की आंखों को आई पैड से ढांपें। हाँ बिल्कुल ये सही है, क्योंकि वो जो फोटोथेरेपी के रेस है वो हो सकता है बच्चे की आंखों को डैमेज करे। तो जब भी ऐसा होता है तो देखा जाए, अगर आप कभी गए हैं हॉस्पिटल या आप वहाँ पे बच्चों की नर्सरी में आपकी ड्यूटी लगती है तो वहाँ पे देखिए उनको आई पैड लगा होता है ताकि उसकी आंखों को डैमेज ना हो। तो ये वाला ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है कि बच्चे की आंखों को आई पैड से ढांपें। एक और क्वेश्चन है जो कंट्रासेप्शन के बारे में है। कहते हैं मनाए हमल की गोलियों से मुतल्लिक मिडवाइफ की तालीम में वो पेशेंट को क्या काउंसलिंग करेगी, क्या बताएगी। जब आप किसी को ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स दे रहे होते हो या मिनी पिल्स दे रहे होते हो कंट्रासेप्शन के लिए, तो उसको क्या काउंसलिंग करते हैं, ये क्वेश्चन इस बारे में। अगर क्लाइंट एक से ज़्यादा, क्योंकि पेशेंट को ये लोग जो है ना कंट्रासेप्शन वाले क्लाइंट बोलते हैं, वो उनको एज ए क्लाइंट लेते हैं, पेशेंट नहीं लेते। अगर क्लाइंट एक से या ज़्यादा गोलियां लेना भूल जाए वो तो उससे कम से कम एक हफ्ते तक रोज़ाना 2 गोलियां खानी चाहिए। नहीं, ये गलत है, क्योंकि अगर 2 से ज़्यादा गोलियां उसकी मिस हो गई तो उसको दूसरा मेथड कंट्रासेप्शन का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो रही। अगर एक भूल जाती है तो ठीक है, दूसरे दिन 2 गोली ले लें, मगर उसका भी हफ्ते तक नहीं है। मगर 2-3 दिन अगर वो भूल जाती है तो हफ्ते तक लेने से का कोई बेनिफिट नहीं है। और दूसरा बात ये कि जो दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया है, माहवारी में होने वाली तब्दीलियों की इतला मिडवाइफ को देनी चाहिए। हाँ यूजुअली तो देखें वो जो है ना इरेगुलरिटी तो होती है, वो ऑलरेडी जब आप किसी को कंट्रासेप्शन प्रेस्क्राइब कर रहे हो तो आपने उसको काउंसलिंग किया हुआ है कि भाई इस टेबलेट से आपको इतनी माहवारी की इरेगुलरिटी होगी, या तो आएगी या ज़्यादा होगी या कम होगी, तो इसमें परेशान होने की बात है। हाँ एटलीस्ट अगर बहुत ही ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो बिल्कुल आपको आके रिपोर्ट करें, मगर अदरवाइज़ थोड़ी बहुत इरेगुलरिटी इज़ नॉर्मल। वज़न बढ़ने की इतलाफ, वज़न एकदम से तो नहीं बढ़ता ना, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम प्रोजेस्टेरॉन दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं तो 1 ईयर में 1 to 2 kg होता है। ये लोगों के पास मिसकंसेप्ट है कि ये जो है ना कंट्रासेप्शन वाली टैबलेट्स खाने से वज़न बढ़ गया। नहीं, ये नहीं होता। और दूसरी बात, एक ऑप्शन इनका एंटीबायोटिक लेते वक्त मनाए हमल की मुतबलक तरीके इस्तेमाल की ज़रूरत होती है। यस, ये हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी एंटीबायोटिक होती है ना, जो पॉसिबिलिटी है आपकी जो कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं या हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रही हैं उसमें वो उसको इंटरेक्शन करती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो हमारे पास करेक्शन क्या हुआ, एंटीबायोटिक लेते वक्त उनको दूसरा कोई कंट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि और जो माहवारी वाली ये गोलियां हैं वो उसमें हो सकता है उसका इफ़ेक्ट कम हो जाए। एक और क्वेश्चन है आपका कि मदरा जेल में से कौन सी अवामिल हैं जो पोस्टमार्टम में माँ की छाती से दूध को फरहमी को कम करता है। मतलब कहते हैं फीडिंग जो है वो कम आती है मदर, बहुत सारे औरतों को कंप्लेन भी होती है और बहुत सारी चीज़ें कहती है कि पहले सही आ रहा था अब कम आ रहा है, ऐसी चीज़ें हो। तो वो ये इस सवाल का मकसद ये है कि फीडिंग क्यों कम हो जाती है, बच्चे को दूध क्यों कम आता है। तो इसमें लिखा है कि जचगी के खुराक में विटामिन की ज़्यादा से नहीं, ऐसा नहीं, विटामिन अगर ज़्यादा लेगी तो उसकी हेल्थ अच्छी होगी, सब चीज़ें सही होगी, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उससे तो अच्छा ही इफेक्ट पड़ेगा ना, बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा फीडिंग पे। फीडिंग अच्छी होगी। बच्चे को बार बार दूध पिलाना नहीं, बच्चे को अगर वो बार बार दूध पिला रही है तो दैट इज़ अ रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स की वजह से उसको दूध ज़्यादा आएगा, कम नहीं आएगा कि कम आएगा। अब कहते हैं शराब का कसरत से इस्तेमाल करना, इसका सच अभी कोई रिपोर्टेड नहीं है हमारे पास कि रिपोर्टेड हो कि शराब अल्कोहल या शराब का कोई इफ़ेक्ट फीडिंग पे। हाँ
फीडिंग में वो शराब के कुछ जो है चीज़ें वो बच्चे को